नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे फिज़िक्स के लिए, तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, है ना, त्रिकोणमिति। और हम लोग अभी जो पढ़ने हैं जो चीज़ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका कुछ बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही ज़रूरी है फिज़िक्स के लिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फिज़िक्स का चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं कि सर फिज़िक्स के नाम पर मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ का आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। पूरा मैथ हम पढ़ा नहीं सकते हैं। बस जो फिज़िक्स में हमें ज़रूरत है वो मैं आपके मैथ में पढ़ लेने का वेट तो नहीं करूँगा ना। जो ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा, और फिर जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और तब मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा ताकि हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप ये ना कहो कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, या अब मैं कैसे बताऊं। तो इसलिए वो आपके सारे बहाने मैं ख़त्म कर रहा हूं, और आपको इसलिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने बता ही दिए थे, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करें, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अच्छा, इसमें है कि एक दो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप इतना लिखवा दिए, क्या हम इसको रटेंगे? नहीं यार, रटना नहीं है। बस आप सवाल करो तो उसमें से देख के कर लो। एक बार उसको देखते रहो, देखते देखते खुद ही याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आएगा, याद हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है कि इतना सारा फार्मूला कैसे रटे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कल ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कुछ रटना ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं करना है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिज़िक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसलिए इससे डरना नहीं है। बच्चे को बर्डन इसलिए होता है, हार्ड इसलिए लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आप अगर पढ़ोगे तो फिज़िक्स हार्ड लग ही नहीं सकता है, क्योंकि फील आता है सब्जेक्ट का। इसमें जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ होती है, वो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसलिए हार्ड कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ये क्या होता है, ये हम लोग जाने। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट का एड्रेस बताता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई भी पॉइंट कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के बारे में पूछते हो ना कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताइएगा कि इस शहर में, इस गली में मकान नंबर इतना है, तो ये आपका एड्रेस हुआ। सेम वैसे ही कोई पॉइंट किस जगह पे सिचुएटेड है, किस जगह पे प्रेजेंट है, वो कौन बताएगा? इसका कोऑर्डिनेट। कैसे? देखिए, हम लोग ऐसे खींचते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। 2D में सारी बातें हो रही है, अभी 2D में, 3D में जाएंगे, फिर हम लोग जेड एक्सिस भी कंसिडर करेंगे, अभी फ़िलहाल 2D में। तो चूँकि ये बोर्ड आपका प्लेन है, ये 2D है, ठीक है। ये जो दिख रहा है मेरा बॉडी, ये क्या है? 3D है। जिसमें वॉल्यूम हो वो क्या होता है? 3D होता है। जिसमें एरिया होता है वो होता है 2D, और जिसमें सिर्फ लेंथ होता है वो होता है 1D। तो अभी हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, एक्स वाई। आइए, अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है, तो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, कैसे क्या है,
ये सब कौन बताएगा? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है वो देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इस P से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है। इस P पॉइंट से हमने कहाँ पे खींचा? एक्स एक्सिस पे। तो ये जो लाइन आया इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी पॉइंट से हम लोग खींचते हैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऐसा क्यों? एक्स पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। तो हाँ देखिए, एक्चुअली जो ये लेंथ हाफ है, ये जो दूरी है, ये तो वाई के तरफ ही जा रही है ना, वाई के पैरेलल जा रही है, इसलिए वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाला है, इसलिए इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोले। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट को हम सिंपली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे ऑर्डिनेट बोला जाए, इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। उसी तरह से अगर हम एब्सिसा बोले, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को सीधे सीधे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? आप सभी ये चीज़ पढ़े हुए हैं, क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो P को हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर P x, y, ठीक है, तो ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट। जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ना, ब्रैकेट में यहाँ पे जो होता है वो x होता है, और जो बाद में होता है वो क्या होता है? y। वैसे ही जब यहाँ पे एक और कॉमा देकर z लिखेंगे तो z कोऑर्डिनेट होगा, उस पर मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत है। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हमारे समझ में आया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, मूल बिंदु। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट का मतलब वो पॉइंट का y से कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो कौन बताएगा? x कोऑर्डिनेट। और उस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो कौन बताएगा? y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस में ओरिजिन से बोलूं कि कितना है, तो ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट ये x है तो ये भी कितना होगा? x, और ये y है तो ये भी y। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? कल ही हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? √x² प्लस y², ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस पॉइंट का डिस्टेंस आप ओरिजिन से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके √ ले लोगे, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से हो जाएगा? ओरिजिन से, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली आप समझिए तो एक पॉइंट का हम क्या बोल सकते हैं, उसका एड्रेस है। मतलब कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो पॉइंट कहाँ पे है प्लेन में, ठीक है। चलिए, तो आप इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। अच्छा, लाइन के बारे में आप जानते हैं, लाइन क्या होता है? दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो उसे हम लाइन बोलते हैं। अच्छा, लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन जैसे मैं खींच दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा, लाइन, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट्स है भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें। एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, जैसे लाइन, सर्कल, ये सारी चीज़ें होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। एक चीज़ आपको मैथ में पढ़ेंगे आप, लोकस, ठीक है। लोकस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी पॉइंट को हम मूव करवाते हैं, ठीक है, तो उसका पाथ का जो ट्रेजेक्ट्री होता है, मतलब वो उसका जो रास्ता होता है ना, उस रास्ता को हम लोग उसका लोकस बोलते हैं। अब वो रास्ता किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इसको मैंने सीधे यहाँ से यहाँ तक ला दिया, तो ये
इस पॉइंट का लोकस हो गया, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसको मैंने, इस पॉइंट को मैंने ऐसे घुमा दिया, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कल, ठीक है। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये क्या हो गया, इलिप्स, इलिप्स, ठीक। तो यार लोकस क्या होता है, अगर बेसिक आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लोकस, लोकस का क्या मतलब होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं किसी पॉइंट को मूव करता हूँ तो जो उसका पाथ बनता है ना, जिस भी पाथ पे वो मूव करता है, उस पाथ को हम लोग उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो इस सारे इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, इक्वेशन देख के अपन लोग बताएंगे कि वो पैराबोला है कि इलिप्स है कि क्या है, ठीक है। चलिए इस बात पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग इस सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा जिस जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइन है ना, उस लाइन का एक स्लोप हम लोग पढ़ते हैं, स्लोप निकालते हैं कि स्लोप क्या है किसी भी लाइन का। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हमें स्लोप का ज़रूरत है, स्लोप हमें आना चाहिए, तभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो स्लोप है, इसलिए स्लोप हमें आना चाहिए। क्या होता है स्लोप, देखिए सॉरी, जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। हमने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है, ढाल या फिर ढलान। यार आप बोलते हो ना, जैसे पुल पे चढ़ते हो तो बोलते हो कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, मतलब कि स्लोप का मतलब वो कितना झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि ये एक दीवार है, इसमें आपने सीढ़ी लगा दिया ऐसे, तो आप बोलते हो ना कि इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, ऐसे कुछ हम लोग बात करते हैं। तो ज़्यादा कम को हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि किसका स्लोप कितना होगा, तो इस बात पे आते हैं। स्लोप क्या होता है समझिए, स्लोप जो होता है वो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, उस पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे उस लाइन का, ठीक है, थीटा। तो जो स्लोप होता है ना, अब स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या है, स्लोप। इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, ठीक है। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m बराबर क्या हो गया, tan थीटा, m बराबर tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है भाई, एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, थीटा, थीटा आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, वेयर थीटा बराबर एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हिंदी में क्या लिखेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ सरल रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है। चलिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन का, हम लोग वो लाइन जो है एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट से कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। और कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एंगल आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। जैसे देखिए
और इसी थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी हम स्लोप बराबर टेन थीटा यूज करेंगे ना, तो उसमें आपका जो थीटा होगा वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ऐसे लाइन है आपका, लीजिए ऐसे, तो इसमें बताइए कि थीटा कौन सा है। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में बनाइए, इसमें थीटा आप लोग लोकेट कीजिए कि थीटा कहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे ले लीजिए। तो इसमें थीटा बताइए कौन कौन सी। आप अपने कॉपी में पहले थीटा बना लीजिए, फिर देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए यहाँ पे और अपने कॉपी में बनाइए कि थीटा कितना है, कहाँ पे थीटा है, और फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या बोला, थीटा जो है स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कौन है, थीटा। ठीक है, तो यार थीटा कैसे मेजर करना है, आपको मैंने बोला कि लाइन, आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं कि लाइन जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट से किधर जाना है, राइट साइड में जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन इन पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कट कहाँ पे किया है, ये वाला इस पॉइंट पे कट किया है। अब हमें कहाँ जाना है, राइट साइड, तो राइट साइड इधर हो गया, राइट माने दाहिने तरफ, इस तरफ, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, लीजिए, तो ये थीटा हो गया। इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए, ये इस पॉइंट पे कट किया है, हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में, ये थीटा ये हो गया। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे देख के थीटा मार दिया। तो थीटा हमें समझ में आया। थीटा कैसे लेना है, लाइन जिस पॉइंट पे कट करे, कहाँ किस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे लाइन कट करे उस पॉइंट से कहाँ जाना है, राइट साइड में, और कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वही होगा हम लोग का थीटा। और स्लोप बराबर हम लोग क्या देखें, टेन थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके बारे में, थीटा क्या क्या हो सकता है वो देखिए। इसे आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लाइन ऐसे खींचा, तो थीटा ये हो गया। अगर मैं ऐसे खींचता, ऐसे, तो यहाँ पे थीटा ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कट किया, आगे जाएंगे, ऐसे लेंगे, थीटा ये हो गया। अच्छा, ये वाला थीटा, आप बताइए, ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, और इधर कहीं पे भी जाएंगे ये थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री है, और ऐसे अगर कर लें ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब थीटा 90 से छोटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, और थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होगा, इसमें tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें tan थीटा नेगेटिव होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जब एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, आप इसे नोट में लिखेंगे, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव। ठीक, tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, पढ़े हैं हम लोग। tan थीटा नेगेटिव यानी कि स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, थीटा अगर 0 होगा तो tan थीटा कितना होगा, 0, थीटा 0 है, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो थीटा 0 यानी कि स्लोप भी कितना, 0। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो tan थीटा कितना होगा, अनडिफाइंड, तो स्लोप भी कितना होगा,
अनडिफाइंड। क्लियर है? तो स्लोप जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लेंगे, स्लोप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है। अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। अब आइए देखिए, थीटा जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर लाइन ऐसे हो जाए, ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस केस में थीटा कितना है? जीरो। ठीक है, थीटा जीरो। एक्स एक्सिस, चूंकि एंगल हमें मेजर कहाँ से करना है? एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से ही पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया? जीरो। तो थीटा जीरो, तो स्लोप भी कितना? जीरो। ठीक, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे मेजर करेंगे, थीटा कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि स्लोप क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है स्लोप के बारे में बातें। अगर स्लोप आपको जो है कि नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक दो बार बैक करके देखें, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो ये रहा स्लोप के बारे में बात। अब तो आप लाइन देखकर ही बता सकते हो कि किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो मैं आपसे एक दो ऐसे पूछ लेता हूँ कि किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि लाइन ऐसे है, इसका बोलिए स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड जाएंगे, ये थीटा मेजर करेंगे, ये 90 से छोटा है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, आप स्क्रीन पॉज कर करके खुद से करेंगे। ऐसे लीजिए, ऐसे कट यहाँ पे किया है, राइट साइड गए, ये मेजर किए, थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और देखिए, पहले मैं बना देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज कर करके सब में बनाएंगे। ठीक है, लीजिए, तो हो गया। चलिए आइए, इस यहाँ पे कट किया है, आगे जाएंगे, एंगल मेजर करेंगे, थीटा लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो एम क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कट किया, राइट साइड जाएंगे, एंगल मेजर करेंगे, थीटा ग्रेटर देन 0 है, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, इसमें आइए, इसमें पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो थीटा 0 तो स्लोप भी 0। यहाँ पे थीटा कितना है? 90, स्लोप कितना? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई हमें, स्लोप हम लोग जान गए। अब चलिए, अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में आप स्क्रीन पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। बस हमें इस बात से मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, जब आपको सवाल दिया जाए तो वो सवाल आप करें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो लोग क्लास 11th में हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर मुझे शेयर करें, मैं ग्रुप में ऐड करूँगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं ग्रुप में डालते रहूँगा, आप लोग करेंगे। ठीक है, और डाउट्स भी वहीं पे क्लियर करूँगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा की सामान्य समीकरण। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होता है? वो होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, क्या होता है? y तो y एक्सिस है, ठीक है, y और x तो समझ ही रहे हैं। आइए, m क्या है? स्लोप है, वेयर
m बराबर स्लोप, स्लोप यानी कि tan थीटा, ठीक है। और c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है, x y अक्ष पर काट। ये क्या होता है समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, y बराबर ऐसे लिखे 2x + 3, ठीक है, हमने ये इक्वेशन लिखा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हमें देख के समझ में आया, इससे हम लोग मैच किए, इस वाले से हम लोगों ने मैच किया। y बराबर mx + c, ये जनरल इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो y बराबर 2x + c, देखिए y के जगह y है, x के जगह x है, m के जगह पे कितना है 2 और c के जगह पे कितना है 3। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो c है, c के जगह पे कितना है 3 और m के जगह पे कितना है 2। m यार 2 है, 2 यानी कि 2 + 2 है, नेगेटिव नहीं है, प्लस में 2 है, +2 है। तो +2 है यानी कि tan थीटा भी पॉजिटिव, ये तो tan थीटा के बराबर ही होता है ना, m tan थीटा के बराबर, यानी ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी थीटा लेस देन कितना है 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे 90 से कम है। और c कितना है +3। अब देखिए स्ट्रेट लाइन कैसा होगा भाई साहब। पहले तो एक्सिस बना लीजिए, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस। अब देखिए आपका बोल रहा है कि c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की मैं बात करूं तो इंटरसेप्ट यानी कि काट, y एक्सिस पर कितना काट रहा है 3। तो ये तो आपका क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से कहाँ जाएंगे 3, +3 है, ये भी क्या है प्लस। तो +3 y एक्सिस पे ऊपर कि नीचे, तो ऊपर, +3 है तो ऊपर गया। चलिए भाई, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब सर हमें ये तो पता चला कि जो लाइन है वो यहाँ से कट करके जाएगा। अब यहाँ से कट करके जाने वाला लाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इसमें कौन सा चूज करें आप बताइए। देखिए इसके लिए आइए, इस वाले लाइन के लिए m का वैल्यू तो 0 होता है, हमें पता है। ये वाला यहाँ से गया, थीटा ये हुआ, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इसके लिए m का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ गए, ये देखिए तो थीटा क्या है लेस देन 90 है, तो इसके लिए m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब हमें जो दिया हुआ है सवाल उसमें m का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमारे क्वेश्चन में तो m का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे लिए आंसर कौन होगा, ये वाला सही होगा। यानी कि अब जो हम लोग लाइन बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे ऐसे, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर कितना दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3 यानी y पर कितना काटा है 3 काटा है, और इसका स्लोप कितना है 2 है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिए। आइए मैं एक लाइन खींचता हूँ, आप उसका इक्वेशन लिखेंगे। लीजिए मैं लिखता हूँ tan थीटा बराबर, ये थीटा है, tan थीटा बराबर कुछ ऐसे लीजिए √3 दे दिया, और ये यहाँ पे है 2 है, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखना है, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसका इक्वेशन लिखिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, tan थीटा का वैल्यू कितना है √3, तो m का वैल्यू कितना है √3। अच्छा भाई, c इंटरसेप्ट, c कितना है यहाँ पे देखिए तो 2 पे काटा है लेकिन नीचे है, 2 पे काटा है लेकिन नीचे है, तो c का वैल्यू तो 2 है लेकिन कितना है नीचे है, इसलिए क्या लगाएंगे -2। तो हमें तो पता चल गया, m भी पता चल गया और c भी पता चल गया, और हम इक्वेशन जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx + c। तो y बराबर m का वैल्यू कितना है √3x + c कितना -2, यानी कि y बराबर √3x - 2, ये आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं।
अगर आपको बोलूँ कि बताइए y बराबर -2x-2, इसका इक्वेशन खींचिए, इसका स्ट्रेट लाइन खींचिए, कैसे खींचेंगे बोलिए तो। m का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है -2, तो यानी कि स्लोप, ये इंटरसेप्ट तो नीचे ही होगा, इंटरसेप्ट नीचे -2 पे। और देखिए हमें स्लोप भी लेना है क्या चीज़, नेगेटिव। तो अगर मैं इधर खींचूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए मैं किधर खींचूंगा, इधर। तो यहाँ पे देखिए थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि स्लोप 90 डिग्री, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर -2x-2। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग ज़रूरत के हिसाब से सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो है और जितने भी ज़रूरत हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ फार्मूला देखते हैं एरिया वॉल्यूम को लेकर के, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखेंगे, चूँकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं। अभी हम लोग कुछ फार्मूला एरिया से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल निकालने वाला फार्मूला क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ एरिया ऑफ, जैसे स्क्वायर है, ठीक, आइए मैं फिगर बना के ही कर देता हूँ। स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग बोलते हैं जिसको हम लोग। इसका साइड क्या है, ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर ए स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। अगर मैं ले लूँ रेक्टेंगल, ठीक, तो इसका एरिया क्या होता है बोलिए। अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया बोलिए L इंटू बी, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल लूँ, ऐसे ट्रायंगल, ये मान लीजिए इसका ये बेस B है और ये वाला जो लेंथ है वो H है, ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। या फिर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है ये B और ये H, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तीसरा। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, ठीक है, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, आयत। इसका एरिया क्या हो जाएगा बोले तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये हम लोग जानते हैं। और क्या क्या एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल ऐसे, इसका रेडियस r है, तो एरिया क्या हो जाता है, πr²। ठीक है, ये सारा हम लोग जानते हैं। पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम, ऐसे मान लीजिए ये साइड इसका, ये कितना है, मान लीजिए b है और ये हाइट इसका h है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, b इंटू एच, ये पैरेललोग्राम है। स्फेयर का एरिया बात करें, स्फेयर आप नोट करते जाएंगे स्क्रीन पॉज कर करके। ठीक है, ये सब जानते हैं आप लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं जानते हो। स्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर यानी गोला का सरफेस एरिया, इसका रेडियस r है, वो कितना होता है, एरिया बराबर 4πr²। ठीक है, ये किसका है, स्फेयर का। उसके बाद में अगर हम बोले सिलेंडर का, बेलन, आप लोग जानते हैं सिलेंडर, ये इस तरह का है, तो इसका एरिया कितना होता है, इसका रेडियस मान लीजिए r है और इसका लेंथ l है, तो कितना होता है एरिया, हम जानते हैं 2πr/l, l है 2πr/l। ठीक है, ये इसका एरिया है। तो ये सब एरिया वाला है। और देखिए और क्या क्या चीज़ का एरिया हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया, स्फीयर हो गया, और आपका
ठीक है। और देखिए वॉल्यूम देख लीजिए, एरिया ये सब हो गया। बाकी जो ज़रूरत पड़ेगा वो मैं बीच में बताऊंगा आपको। वॉल्यूम आइए, वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कि आपका क्यूब है, ठीक है, क्यूब जिसको आप लोग क्या बोलते हो, घन, है ना, घन क्यूब। इसका साइड जो है वो ए है, ठीक, ए है। तो इसको हम, इसका वॉल्यूम जो हम लोग लिखते हैं भी, वो क्या लिखते हैं, ए क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं क्यूबॉइड लूँ, घनाभ जिसको बोलते हैं ना आप लोग, ये इस तरह का, ये इस तरह का, मान लीजिए इसका लेंथ एल है, चौड़ाई इसका बी है और लंबाई इसका एच है, तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल बी एच, ये होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर बात करें, सिलेंडर ऐसे, ठीक है, ये आर रेडियस है, एल लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बोलिए, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाता है। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं और क्या क्या पढ़ें। और किस किस चीज़ का वॉल्यूम देखेंगे, देखिए कोन है, ठीक है, कोन ऐसे जिसको शंकु बोलते हैं ना हिंदी में, ये मान लीजिए इसका रेडियस आर है और इसका हाइट एच है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम है। स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ये स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम। तो इस तरह से वॉल्यूम, एरिया, ये सब हमें ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में, इसलिए मैंने आपको बताया ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ आप जानते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि आप जानते हो, फिर भी आपका जस्ट रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग को शुरू करना है डिफ्रेंशिएशन। हालांकि अगर डिफ्रेंशिएशन अभी स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकता है, तो इसलिए मैं डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। अभी और कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो कुछ और ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप इसे नोट में लिखेंगे। क्या है, देखिए हम लोगों ने देखा है कि ऐसे अगर ऐसा मैं एक आर्क ले लूँ, ठीक है, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ये होता है थीटा और ये होता है रेडियस, ठीक है, रेडियस। और क्या होता है, थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक, तो परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या ये वाला ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रीन वाला बी, और ये क्या होता है एच। अब मैं क्या जानता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्यों ये बता रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ इफ़ थीटा बराबर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, थीटा बहुत छोटा हो, बहुत छोटा यानी कि लेस देन, ऐसे मान लीजिए 7 डिग्री, ठीक है, 7 डिग्री से छोटा हो थीटा, लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है 7 डिग्री, 8 डिग्री पे भी हम लोग ये ले सकते हैं। ये जम्पसन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। तो क्या होगा जब थीटा छोटा होगा, तो सोचिए कि ये जो आपका इस तरह से आर्क बन रहा था, थीटा छोटा होते जाएगा तो क्या आर्क भी छोटा होते जाएगा। मैं थीटा को बहुत छोटा कर दिया, ठीक है, इस वाले केस में बात करता हूँ, ये थीटा है। तो सोचिए ये जो मैं परपेंडिकुलर यहाँ से डाल रहा था, ठीक है, यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा था,
और ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क और ये परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से देखिए भाई साहब, ये जो परपेंडिकुलर डाले वो तो लगभग लगभग आर्क के बराबर हो गया। किस केस में? जब थीटा बहुत छोटा हो। तो इन केस ऑफ स्मॉल एंगल क्या हम लिख सकते हैं पी आर्क के बराबर हो गया। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते थे कि ये बी है, तो ये तो भाई साहब रेडियस के भी बराबर हो गया। और ये एच था तो ये भी तो रेडियस के बराबर हो गया, है ना। यहाँ पे चूंकि ये भी एच यहाँ से यहाँ तक होता था तो ये तो रेडियस के बराबर यहाँ पे भी था। तो इस केस में भी, इस केस में देखिए यहाँ पे एच जो है वो किसके बराबर हो गया? रेडियस के बराबर। और बी भी किसके बराबर हो गया? रेडियस के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बी बराबर एच बराबर रेडियस। तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलिए साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे पी बाई एच। तो पी तो हमारा किसके बराबर है? आर्क के बराबर है। और एच किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। और आर्क बटा रेडियस तो थीटा होता है। इसका मतलब कि यार साइन थीटा सीधे बराबर थीटा। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब क्या लिख लेंगे? सीधे साइन थीटा बराबर लो थीटा। कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही ये स्मॉल एंगल है, आपके फिजिक्स में बहुत बार इस बात का जिक्र आएगा, बहुत बार जरूरी होगा कि आपका एंगल स्मॉल होगा। तो जैसे स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा को डायरेक्ट लिखेंगे थीटा के बराबर। और कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ मैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, बहुत बार फिजिक्स में काम आता है। और देखिए, तो साइन थीटा हुआ। कॉस थीटा के बारे में क्या कहना है वो देख लीजिए। कॉस थीटा अगर लिखूं तो कॉस थीटा तो बी बाई एच होता है। तो लीजिए बी बाई एच। अच्छा भाई, तो यहाँ बी और एच दोनों तो रेडियस के बराबर है, तो बी भी रेडियस और एच भी रेडियस। तो रेडियस बाई रेडियस कट गया, बचा कितना? 1। कॉस थीटा कितना आया? 1। कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। तो कॉस थीटा 1 है तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, यानी 1/1। तो सेक थीटा भी कितना आ गया? 1। सेक थीटा भी 1। कॉस थीटा सेक थीटा दोनों क्या आया? 1। अच्छा, टेन थीटा के बारे में देखते हैं क्या ख्याल है। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो लीजिए पी बाई बी। पी कितना है सर? पी पी पी, यहाँ पे आर्क है। हाँ भाई आर्क है। और बी कितना है? बी तो रेडियस है, तो आर्क बाई रेडियस। तो ये भी थीटा आ गया सर, ये भी थीटा आ गया, बिल्कुल। तो टेन थीटा भी थीटा हो गया। अच्छा, साइन थीटा भी थीटा, टेन थीटा भी थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर। हाँ, दोनों बराबर। साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, लगभग बराबर साइन थीटा, लगभग बराबर टेन थीटा, और ये लगभग बराबर थीटा। तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होगा। तो आपको याद क्या रखना है, ये चीज़ मैंने प्रूव करके बताया। आप स्क्रीन पॉज करके नोट करें। और जो याद रख, आप सीधे सीधे क्या याद रखेंगे? याद आपको रखना है, रिमेंबर फॉर स्मॉल एंगल्स, क्या? साइन थीटा is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। और सेकंड आपको क्या याद रखना है? cos theta is approximately equal to sec theta is approximately equal to 1। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और कैसे, क्यों आपको मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको मैं प्रूव करके बताया कि कैसे होता है। तो भाई ये जो फिजिक्स है ना, ये रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको फील आना चाहिए कि कैसे हो गया। रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक टॉपिक आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप रटिए, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो अब क्या मैं लिखूँगा ऐसे कि सर 7 डिग्री से छोटा है थीटा, तो हम लोग सीधे साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखेंगे, टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखेंगे। और देखिए, तो ऐसे मैं लिखूँ कि साइन 2 डिग्री बराबर 2 आंसर। ठीक है, से लिख देंगे। टेन 3 डिग्री बराबर 3। आंसर सही है? नहीं, ये गलत है। एक और चीज़ बताना है आपको, ये जो थीटा हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना सर, ये थीटा ये रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? थीटा इन रेडियन। तो ये बात भी आप नोट में लिखेंगे
चूँकि ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करें सर? साइन 2 डिग्री है। अच्छा, तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 डिग्री बराबर π/180 इंटू 2, यानी कि कितना? π/90। अच्छा, तो साइन 2 डिग्री बराबर साइन π/90। हाँ, π/90 बराबर आंसर कितना? π/90। ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। फिर वैसे ही tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री को क्या करेंगे? लिखेंगे tan π/180 इंटू 3 बराबर आंसर क्या हो जाएगा? π/180 इंटू 3, 3 छक 18 60, यानी π/60। दिस इज द आंसर। यह आंसर सही है। तो थीटा हमें किस में लेना है? रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं लेना है। छोटा कोण हो, एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर, और कितने के बराबर? थीटा के बराबर। सेक थीटा कॉस थीटा कितने के बराबर? 1 के बराबर। हाँ बिल्कुल, मैं बोलूँ सेक 2 डिग्री तो कितना आंसर है? 1। कुछ नहीं सोचना है। कॉस 3 डिग्री, भाई क्या होता है? 1। कॉस 4 डिग्री लीजिए, कितना है? 1। बोलो सर ये आप 2 डिग्री 3 डिग्री सबका वैल्यू 1 ही लिख रहे हैं। हाँ, तो जब एंगल स्मॉल है तो लगभग 1 आता है। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू 1.0001 आया, इसका फिर कुछ आएगा 1.00, तो उसको हम लोग 1.00 नहीं, सॉरी, चूँकि कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता। मान लीजिए कि इसका वैल्यू आया, मान लीजिए 0.9998, ठीक, तो इसका आ गया 0.9997 ऐसे आया, तो मैं इसको भी 1 बोल दिया, इसको भी 1 बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है ये आपको मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। चूँकि आज के लेक्चर में हम लोगों ने नया कुछ नहीं पढ़ा है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वो सारे आपके पहले से पढ़े हुए चीज़ थे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें बोरियत फील हुआ हो, तो डोंट वरी। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एकदम नया होगा, जो आप लोग पहले नहीं पढ़े हैं और बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी एरिया वगैरह का थोड़ा सा यूज होगा, इसलिए मैंने एरिया वगैरह पर चर्चा कर दिया है। हालांकि वो सब मैं नहीं भी करता तो भी आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप कर लेते, तो आप पढ़िए, इसको कंप्लीट करके रखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ेंगे, और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे ख़त्म करेंगे हम लोग फिजिक्स में आ जाएंगे और ढंग से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।